हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो देखिए, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा है। अब आज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी लेनी है। तो बच्चों, होता क्या है कि किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कह सकते हैं कि किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, या अगर बेसिक लैंग्वेज में हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर के बराबर होता है। बच्चों, अगर मैं बेसिक बात करूं यहां से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब इफ E इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एट सरफेस, किसी अगर सरफेस पर E की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो फाई बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट ए। अब आपको पता है कि अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। यहां से ये पता चला फाई इज स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम, ए की यूनिट, इनटू एरिया की यूनिट यानी कि मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। बच्चों, यहां पे हमको बेसिक जानकारी तो मिल चुकी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बट यहां पे हम एक नई चीज देख रहे हैं, हमको ए वेक्टर दिखाई दे रहा है, मींस एरिया वेक्टर। तो थोड़ा सा हम एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। होता क्या है कि जनरली तो एरिया को एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेते हैं। मतलब अगर ये कोई एक स्क्वायर सरफेस या रेक्टेंगुलर सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा। तो बच्चों, अगर ये सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इधर होगा ऊपर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा ऐसा। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों ओपन एरिया। मींस जो ओपन एरिया होते हैं, ठीक है, ओपन एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर भी लिखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब इसी का अगर एरिया वेक्टर निकालना हो तो हम ऐसे भी लिख दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा। जहां पर इसका एरिया ए है और डायरेक्शन नीचे, यहां पे डायरेक्शन इधर है। तो ओपन एरिया का मतलब होता है कि जैसे किसी रिंग का एरिया लेना हो, या किसी डिस्क का एरिया लेना हो, किसी स्क्वायर प्लेट का एरिया लेना हो, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया लेना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एरिया। ठीक है, और इनका जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों तरफ परपेंडिकुलर में हो सकता है। मतलब जैसे हम इस मोबाइल को ही सपोज कर लेते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इसको हम थिन प्लेट मान लें, बहुत थिन प्लेट है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर कहीं पर एक क्लोज्ड सरफेस हुआ, क्लोज्ड सरफेस का मतलब जैसे
क्यूबिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है। इसका मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस मतलब स्फीयर, ठीक है, या क्यूब, ये जैसे एक मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, तो ये स्फीयर है, ये क्यूब है, तो इन सबका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट आउटवर्ड। इसका मतलब अगर यहां पे कहीं एरिया वेक्टर निकालना हो तो इससे आउटवर्ड, यहां परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर निकालना हो तो इधर का परपेंडिकुलर, यहां का अगर एरिया वेक्टर छोटा सा एरिया का निकालना हो तो इधर, यहां का निकालना हो तो इधर। तो इन सब पर जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है, लेकिन किसमें, क्लोज सरफेस में। बट ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है, मींस नॉर्मल में जैसे ये एरिया वेक्टर लेना है तो ये ऊपर भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो इसका एरिया वेक्टर नीचे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस क्यूब का अगर एरिया वेक्टर लेना है तो क्या हो सकता है, इसका इस सरफेस का ऊपर की तरफ, इस सरफेस का इस साइड, इस सरफेस का इस साइड, इस सरफेस का इस साइड, ये वाली सरफेस का आउटवर्ड, इसके अंदर वाली सरफेस का इनवर्ड। मींस क्यूब में किसी भी सरफेस पर अगर आपको एरिया वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स का हमें एरिया वेक्टर लेना हो पूरा, तो हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, 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 ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, और जो ये अंदर की तरफ सरफेस ये वाला है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से लेते हैं, मतलब क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और जो ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ हो सकता है। अगर हम कहीं ओपन सरफेस ले लेते तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर नीचे दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एरिया वेक्टर की, ठीक है। तो एरिया वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए आपको। तो एरिया वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे अब एक एरिया वेक्टर हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे कह दिया जाए, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जबकि ये z एक्सिस है। एक्चुअल में बच्चों z एक्सिस ऐसी होती है, परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड बाहर, बट ऐसा हम इसमें 3D डायग्राम नहीं बना सकते ना, इसलिए माना था ऐसे फोटो क्लिक की गई है तो ये ऐसे आ जाती है, जबकि रियलिटी में ये ऐसी है। अब बच्चों क्या है कि अगर हम मान लें कि इसमें XY प्लेन में एक एरिया है, जैसे मान लो ऐसा, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड क्या है, ए। आपको पता है ना स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। अब कोई पूछ दे कि इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, या इसका एरिया कितना होगा। तो बच्चों बेसिकली आपको पता है कि ये पॉइंट तो क्या होगा, 0,0,0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचिए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a,0, क्योंकि ये y एक्सिस पे गया। इसका मतलब अगर इसको हम पॉइंट का नाम दे दें OABC, तो आपको यहां से OA वेक्टर कितना मिलेगा सोचिए, OA वेक्टर तो क्या मिलेगा AI। OC वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, तो ये क्या आएगा बच्चों आपके पास, ये आएगा AG, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ OABC, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा सोचिए, ए वेक्टर, एरिया को हम किससे लिख रहे हैं, ए वेक्टर से। तो ये क्या आएगा, तो आपको पता है किसी भी सरफेस का जब एरिया निकालना होता है रेक्टेंगुलर शेप में या जो भी ओपन एरिया है,
तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका और इससे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, मींस OA क्रॉस OC। ठीक है, आइए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा A वेक्टर इज इक्वल टू OA, कितना है बच्चों, AI क्रॉस OC, ये कितना है बच्चों, AJ। तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या निकलेगा, A स्क्वायर I क्रॉस J। तो I क्रॉस J की वैल्यू क्या होती है, K होती है। तो I क्रॉस J की वैल्यू K, मतलब A वेक्टर की वैल्यू आ गई A स्क्वायर K। अगर ये सारी यूनिट मीटर में थी तो ये आंसर हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, A स्क्वायर K वेक्टर। हाँ, दिख भी रहा है कि अगर एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो किधर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब के एक्सिस में जाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा। बट अगर इसी का दूसरा पॉइंट आप देखिए, आपने अगर एरिया निकालते समय यही एरिया फाइंड कर रहे होते, बट आप क्या करते कि OC क्रॉस OA कर देते, तो यही एरिया आपका आ जाता AJ क्रॉस AI। J क्रॉस I क्या होता है बच्चों, माइनस के, मीन्स A स्क्वायर माइनस के। तो ये भी तो आ सकता था हमारा आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ओपन एरिया में अब इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो प्लस के भी हो सकती है और इसके अंदर की तरफ माइनस के में भी हो सकता है। मीन्स अगर ऐसा कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ओपन एरिया में दोनों तरफ एरिया वेक्टर पॉसिबल है, बट जो क्लोज सरफेस होंगे उनका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा। ठीक है, एरिया से परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। आई थिंक एरिया वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम फ्लक्स में अपने लौट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में लौट चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया था कि फाई इज इक्वल टू, हमने ये समझ रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, मीन्स फाई इज इक्वल टू E डॉट dA जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी सरफेस पर। ठीक है, जहां पर फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होती है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा, जहां पर बच्चों ये थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। अब जैसे बच्चों हम एक सरफेस बना लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे फाई हमने समझ लिया, थीटा क्या है, एंगल है E और एरिया वेक्टर का। तो ऐसे सपोज कर लीजिए कि आपको एक सरफेस दे दिया गया, ठीक है, मीन्स ये सरफेस कुछ ऐसा है जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है बच्चों, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो सीधी सी बात है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा। तो कॉस जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि E और A दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E इंटू A। अब अगर एक सरफेस बच्चों ऐसा है, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है। तो अगर अब बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। मतलब यहां पे क्या था कि एरिया वेक्टर तो ऐसा था बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और एरिया वेक्टर इधर था। दोनों के बीच का एंगल क्या था देखिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। ये थीटा हमने यहां यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन उसकी क्या है, आई मतलब एक्स एक्सिस, और एक एक्स वाई जेड प्लेन में एक क्यूब रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस पर एक क्यूब रखा हुआ है बच्चों कुछ ऐसा, ये क्यूब रखा है। ठीक है, और इस क्यूब की साइड ए है। ये क्यूब वाई एक्सिस से कुछ ऐसा है, मान लीजिए बी डिस्टेंस पर। ठीक है, हमको इस क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब की नेमिंग कर देते हैं। इस इंड को, इस कॉर्नर को कहा P, तो ये क्या बनेगा Q, ये R S T U V W। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यूब के सारे सरफेस पर कितनी होगी, क्योंकि इसमें 6 सरफेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमारे पास एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक है, और जो ये सरफेस है डब्ल्यू वी क्यू पी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स एक्सिस में। अब एरिया वेक्टर देखिए, तो बच्चों इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस सरफेस का सोचो, क्यूब सपोज कर लो ये है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का नीचे, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, इसका ये यू वी क्यू पी इसका इधर, और ये टी यू आर एस है उसका अंदर। तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो यहां पे बच्चों इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर इस साइड। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, आउटवर्ड, किसी क्लोज का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ऐसे। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों कि देखिए इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास होगा पी क्यू आर एस से, नहीं, पी क्यू यू वी से, इससे भी फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा, पी क्यू यू वी का, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर इधर, तो यहां भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे। ऐसे ही आर एस टी यू, इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो वहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम वी यू टी डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम पी क्यू वी डब्ल्यू
इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम TU/RS, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन सबसे फ्लक्स कितना पास होगा? 0। तो 4 सरफेस तो फ्लक्स 0 होगा। क्यों? बिकॉज इज परपेंडिकुलर टू ए। इन सब पे ई और ए क्या है? परपेंडिकुलर है। और फाई बराबर क्या होता है? ई ए, यानी ई डॉट ए मीन्स ई ए कॉस इनके बीच का एंगल। तो ई और ए के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फाई क्या होगा? 0। तो इन सब पर फ्लक्स 0 होगा। अब किन सरफेस की बात बची हुई है? वो बची हुई है इस सरफेस की और इस सरफेस की। तो फ्लक्स फ्रॉम PSTW, ये PSTW, इसका देखिए क्या होगा? इससे होगा E डॉट ए, ठीक है। E किधर है? इधर। ए किधर है? इधर। इनके बीच का एंगल ये कितना है बच्चों? ये एंगल कितना है? तो E की वैल्यू वेक्टर रखो, E नॉट, वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है भाई, क्या आएगा? ई ए कॉस इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल कितना है? देखिए 180 डिग्री, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी है? E नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। A कितना होगा? तो भाई सबकी साइड A थी, तो एरिया हर साइड का क्या हो जाएगा? A², ठीक है। तो E नॉट A कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी आई है? तो E नॉट इंटू A², और कॉस 180 की वैल्यू क्या है? देखिए -1, तो आएगा माइनस का E नॉट A², ठीक है। अगर आप बात करें फाई ऑफ QRUV, इसका देखिए फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस का? अभी हमने इसका निकाला था। इसका फ्लक्स क्या होगा? तो E डॉट ए फिर करेंगे। यहां E और A के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। देखिए दोनों पैरेलल हो रहे हैं एक दूसरे के। QRUV इज इक्वल टू E की वैल्यू E नॉट, A की वैल्यू A², तो ये कितना आ जाएगा? E नॉट A²। सो नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा? इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? इन सबको ऐड कर दो, ये चारों फ्लक्स 0, ये प्लस ये, ठीक है। सीधी सी बात है, ये तो सब 0 ही है, प्लस ये क्या आएगा हमारे पास? तो 0 प्लस ये आएगा तुम्हारे पास E नॉट A², वो भी कैसा? माइनस का, प्लस E नॉट A², बाकी सारे तो 0 हो चुके हैं। तो नेट फ्लक्स अभी भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि हमको दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट XI, ठीक है, और हमको एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से फाइंड करना है। क्यूब ऐसा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, XYZ एक्सिस, और ये यहां पे हमने एक क्यूब रख दिया। और ये क्यूब Y एक्सिस से मान लीजिए L डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और क्यूब की हर साइड A है, सारी साइड क्यूब की क्या है? A। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी X एक्सिस में है, तो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही बनेगी। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। बट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रही होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी ए डैश, यहाँ पे कुछ और होगी ए डबल डैश, यहाँ पे कुछ और होगी ए ट्रिपल डैश, और यहाँ पे कुछ और होगी ए 4 डैश, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो ई 5 डैश, इसके अंदर वाले में ई 6 डैश। बच्चों अगर बात करूं मैं कि इसकी हम नेमिंग कर दें, ठीक है, P Q R S T U V W, ठीक है,
तो सेम उसी तरीके से एरिया वेक्टर में देखूं तो पी क्यू आर एस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। क्यू आर यूवी का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस साइड। यहां का वी यू टी डब्ल्यू इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर। क्यों, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहां का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी था, ठीक है। ये जो पी क्यू वी डब्ल्यू है इसका एरिया वेक्टर बाहर, टी यू आर एस इसका एरिया वेक्टर अंदर। फिर वही बात है कि फ्लक्स फ्रॉम पी क्यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम एस आर यू टी इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम टी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम पी क्यू आर एस। ये क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, बिकॉज at each surface E vector is perpendicular to A vector. So phi is equal to E dot A, that's why it is 0. तो बच्चों यहां पे भी दो ही सरफेस बचेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक इस सरफेस से और एक इस सरफेस से। हमको इसका नेट फ्लक्स बताना है। हमको क्या बताना है, हमको फाइनेट कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे ई डैश की वैल्यू क्या होगी, सोचिए। तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पे एल डिस्टेंस पर। तो एक्स एक्सिस में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे एल आ जाएगा। तो यानी कि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट एल आई। ई डबल डैश कितना आएगा, सोचिए। तो क्या है, ई नॉट एक्स आई। तो ई नॉट एक्स की वैल्यू यहां तक हो जाएगी अब। तो ये एल है और ये ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल, ठीक है। तो ई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट एक्स की वैल्यू ए प्लस एल आई, ये हो गई। तो फाई ऑफ पी एस टी डब्ल्यू ये कितना आएगा, ये आएगा ई डैश इंटू ए, ई डैश डॉट ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा बच्चों, ई डैश ए कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, देखिए इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। ई डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां हर जगह पे क्या है, एक्स की वैल्यू सेम होगी इस प्लेन पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हम ई डॉट ए कर सकते हैं। अब ये क्या आएगा बच्चों, ई डैश की वैल्यू कितनी है, देखो ई नॉट एल। ए एरिया कितना होगा इसका, वही ए स्क्वायर, कॉस 180 वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा, माइनस का ई नॉट एल ए स्क्वायर। दिस इज फाई ऑफ पी एस टी वी, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं कि फाई निकालूं किसका, क्यू आर यूवी का, इस सरफेस का, तो इसका फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, जरा ध्यान दो यहां पे। ये होगा ई डबल डैश डॉट ए फाई ऑफ क्यू आर यूवी इज इक्वल टू, यह आएगा ई डबल डैश ए कॉस, इनके बीच का एंगल, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कॉस 0, ठीक है। अब ई डबल डैश की वैल्यू यहां पुट कीजिए तो क्या आएगा, देखिए ई नॉट ए प्लस एल डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर, यहां का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाई ऑफ क्यू आर यूवी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर, ठीक है। सो नेट फ्लक्स
सो नेट फ्लक्स। तो देखिए पहले तो इन चारों का देखिए, ये तो जीरो था, प्लस ये और प्लस ये, बट ये वाला फ्लक्स क्या है, निगेटिव, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले इन चारों का जीरो, प्लस ये वाला फ्लक्स माइनस का ई नॉट एल ए स्क्वायर, प्लस ये वाला फ्लक्स ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर। ई नॉट एल ए स्क्वायर से ई नॉट एल ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, फाई नेट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, ई नॉट ए क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो बच्चों गॉस थ्योरम क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ये सब आज हम समझने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम बेसिकली कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आइडिया देती है। अब बच्चों अगर बेसिक बात आप यहाँ पे ये देखिए कि इनक्लोज्ड सरफेस की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्लोज सरफेस कौन सा होता है, तो कोई भी 3D सरफेस, कोई भी 3D डायग्राम जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, क्लोज सरफेस, मतलब जिसका वॉल्यूम हो। जैसे स्फेयर, ये क्लोज सरफेस हो सकता है, क्यूब, इस तरीके से कोई भी सरफेस जिसका अपना वॉल्यूम हो, इसके अंदर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि रेगुलर वाला ही हो, इरेगुलर में भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कि उसमें क्या होगा, ये एक क्लोज सरफेस की तरह काउंट किया जा सकता है। बच्चों आपको एक बात का तो बेसिक आइडिया मैं पहले भी दे चुका हूं कि जो क्लोज सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। जैसे यहाँ का इधर, ठीक है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का इधर। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इधर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर। मीन्स जो क्लोज सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अगर बेसिक बात मैं करूँ कि अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, तो फ्लक्स निगेटिव होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी उस सरफेस से बाहर निकल रही, किसी क्लोज सरफेस से, तो उन लाइंस का फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी सरफेस में आप देख लीजिए, मान लीजिए कि एक आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, और क्यूब में कहीं से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड से इंटर करे, ठीक है, और इस साइड से बाहर निकल जाए, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। मतलब इस साइड का आपका फ्लक्स कैसा बनना है भाई, हमने क्या पढ़ा अभी, ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहां पर ई डॉट ए भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आया, ई डॉट ए, मतलब ये आ गया ई ए कॉस थीटा। तो जब किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कैसा एंगल बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नीचे, कैसा एंगल बन रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा हमेशा। ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस, मींस ग्रेटर देन 90। और 90 प्लस थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 तक के लिए ये वैल्यू निगेटिव होती है। इसका मतलब इस सिचुएशन में फाई हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। जबकि अगर यहां पे बात करो तो थीटा जो है वो हमेशा लेस देन 90 होगा। जैसे यहां पे तो 0 दिख रहा है, कोई और टाइप का सरफेस होगा तो कुछ और दिख सकता है। तो जब थीटा 90 से कम होगा तो फाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है जहां से, उस साइड का फ्लक्स निगेटिव, जहां से बाहर निकल रही है उस साइड का फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर मैं बेसिक एक और बात करूं यहां पे कि सपोज कर लूं कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहां पे बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आपने एक सरफेस कंसीडर कर लिया,
ठीक है, ये क्लोज सरफेस। और मैं सोचूं कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इस क्यू चार्ज का इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए होगा क्या कि इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, कोई इधर बनेगी, कोई इधर बनेगी, कोई इधर जाएगी, ऐसा कुछ होगी। कहने का सेंस ये है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर आएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही हैं, ठीक है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से बाहर भी निकल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जितना फ्लक्स निगेटिव होगा उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो अगर हम बात करें कि इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना है, तो ये क्या होगा? 0 होगा। इस क्लोज सरफेस से बाहर रखे चार्ज की वजह से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या है? 0 होगा। अब अगर बच्चों हम गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे तो ये चीज हमको करके नहीं देखनी पड़ेगी, ये हमको अपने आप पता चल जाएगा। ये कमाल है गॉस थ्योरम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम को। फ्लक्स का आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी ए होता है, ठीक है। और किसी क्लोज सरफेस में जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती हैं वहां का फ्लक्स निगेटिव, जहां पे बाहर जाती हैं वहां का फ्लक्स पॉजिटिव। और किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज रखा हो तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। ये कुछ बेसिक आइडिया थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो यहाँ पर गॉस थ्योरम में यूज होने, वो मैंने आपको दे दिए। अगर आपको गॉस थ्योरम का और अच्छा कंटेंट चाहिए, आप और अच्छे से इसको जो है पढ़ना चाहते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसके लिए आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गौरव मिश्रा। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इसको हटा दें, नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1/epsilon 0 times of total charge enclosed by the surface. तो गॉस थ्योरम क्या कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon 0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, ठीक है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सरफेस है और इस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में, क्लोज का मतलब ये कोई 2D डायग्राम नहीं है, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इससे नेट फ्लक्स फाई ये बराबर होता है Q/ε0 के। सबसे बड़ी बात है कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता कि मतलब क्लोज सरफेस कितना छोटा है। इसका मतलब चाहे क्यू चार्ज को इतने बड़े सरफेस में रखा जाए, चाहे इसी क्यू चार्ज को आप इतने छोटे से सरफेस में बंद कर दीजिए, चाहे आप क्यू चार्ज को किसी क्यूब के अंदर बंद कर दीजिए, चाहे आप इस चार्ज को किसी भी तरह के सरफेस के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, किसी छोटे स्फीयर में बंद कर दीजिए इसको, चाहे बड़े स्फीयर में बंद कर दीजिए, बट इस क्लोज सरफेस से चाहे इससे बात की जाए चाहे इससे बात की जाए, जो नेट फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा? Q/ε0। तो ये बात तो बहुत सिंपल सी है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/epsilon 0 टाइम्स होता है।
जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर होती है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस। अब बच्चों बात हम यहां पे ये करते हैं कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है ना टोटल चार्ज, तो हम उसका टोटल चार्ज ले लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी सरफेस के अंदर Q से कुछ कम या ज्यादा चार्ज हो तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस है हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज, जैसे +Q1 है, -Q2 है, +Q3 है। अब हमसे पूछा जाए कि इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। एडिशन में मतलब जो प्लस में है वो प्लस में, जो माइनस में उसको माइनस में, अलजेब्रिक सम ले लेंगे इसका, तो ये बचेगा Q1 - Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई ε0। फटाफट, कुछ नहीं करना इसमें, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये Q1 है, बाहर ये -Q2 है, अंदर ये Q3 है, बाहर क्या है Q4 है, अंदर -Q5 है। अब मुझसे कोई पूछ दे कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, तो कैसे बताएंगे बच्चों, तो क्या कहता है गॉस थ्योरम, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहां पे सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, ये देखो Q1, Q3 और Q5। Q4 और Q2 क्या है, बाहर है। और अभी हमने आपको समझाया था कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के बाहर है तो क्लोज सरफेस पे उसका फ्लक्स क्या हो जाता है, नेट फ्लक्स। अभी बताया था इसका नेट फ्लक्स हो जाता है 0। इसका मतलब जो बाहर चार्ज हैं इनकी वजह से इस क्लोज सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो इनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमको केवल देखना है कि द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो चार्ज इनक्लोज्ड यहां कितना हो रहा है बच्चों, ये तो ये फाइनेट आ जाएगा Q1 + Q3 - Q5 डिवाइडेड बाई ε0। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा सरफेस हो तो हम कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि एक से ज्यादा सरफेस होने पे क्या करेंगे। अब बच्चों जैसे एक से ज्यादा अगर सरफेस हुए तो क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि जैसे इस तरह से ये 2 सरफेस हमको दे दिए गए, ठीक है। कुछ चार्ज यहां पे है प्लस का Q1, ये है प्लस Q2, ये है माइनस का Q3, ये है माइनस का Q4, ये है प्लस का Q5 और ये है माइनस का Q6। अब हमसे कहा जाए कि ये सरफेस अंदर वाला S1 है और बाहर वाला सरफेस S2 है। फाइंड नेट फ्लक्स फ्रॉम S1 एंड फाइंड नेट फ्लक्स फ्रॉम S2। तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों जब फाई S1 करेंगे तो हमको ये देखना होगा, ठीक है, कि S1 से इनक्लोज्ड चार्ज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, ठीक है, जो कि उसके अंदर है, इनक्लोज हो रहा, बंद हो रहा, इनसाइड। अब यहां पे बच्चों S1 के इनसाइड कौन कौन से चार्ज हैं, उनको ऐड कर लेंगे अपॉन ε0, यानी क्या आ जाएगा Q1 - Q3 + Q2 - Q6 डिवाइडेड बाई ε0। केवल इसका लेंगे फ्लक्स, ठीक है। और जब हमको ये S2 सरफेस से चाहिए होगा फाई S2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब क्या आ जाएगा यहां पे देखिए, ये आ जाएगा, तो S2 के अंदर तो देखिए ये Q4 कर लीजिए। अब देखिए S2 के अंदर तो देखिए क्या क्या आ रहा है, S2 के अंदर ये सारे चार्ज आ रहे हैं प्लस ये वाले भी आ रहे हैं। जब S2 से फ्लक्स निकालेंगे तो सबका सम करेंगे, मतलब सबका
अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, फिर ये माइनस Q6, फिर ये बाहर वाले भी दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस Q4 प्लस Q5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, S2 से। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा सरफेस हो तो हमको जिस सरफेस की वजह से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं केवल उसी सरफेस को हमको देखना होगा, ठीक है। अब जैसे हम सपोज कर देते हैं कि एक और हम क्वेश्चन अपना ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज है, ये 3 कूलाम चार्ज है, ठीक है, ये माइनस का 4 कूलाम चार्ज है और ये माइनस का 1 कूलाम चार्ज है। अब कोई मुझसे कहे कि ये S1 सरफेस से फ्लक्स बताओ और S2 से बताओ, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो जब S1 सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, फाई S1 लगाएंगे, तो क्या आएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2, तो क्या आएगा 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि फाई S1 आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 यानी कि 5 अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। चाहे तो हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछ दे फाई S2 क्या होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको S2 के अंदर का फ्लक्स लेना पड़ेगा। देखिए ये जो बाहर चार्ज है ये अब ना इसमें कंसीडर होगा ना इसमें, क्यों, क्योंकि जो चार्ज सरफेस के बाहर रखा होता है उसकी वजह से सरफेस पे नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से। तो फाई S2 हमारे पास ये कितना आएगा, देखिए तो S2 के अंदर जितना भी चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है सोचिए, तो आ रहा है 2 कूलाम 2 प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस का 4 -4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि फाई S2 हमारे पास आ गया 1 अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। हम चाहें तो एप्सिलॉन 0 को वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हो गई। अब बच्चों हमको करना चाहिए प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम। तो प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम हम फॉर एनी सरफेस करेंगे, फॉर एनी क्लोज शेप। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल स्फेरिकल सरफेस का जो है इंटीग्रेशन करके गॉस थ्योरम की प्रूविंग कर लेते हैं। बट अगर स्फेरिकल सरफेस ना हुआ तो आप उसकी प्रूविंग कैसे शो करेंगे, तो हम आपको दोनों मेथड बता देंगे, बाई एनी क्लोज सरफेस और बाई स्फेरिकल मेथड। तो स्फेरिकल वाला आप तभी कर सकते हैं जब वहां पे लिख के आए कि प्रूव गॉस थ्योरम बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्टली स्फेरिकल सरफेस। वरना अगर नॉर्मल आता है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, डिड्यूस इट्स एक्सप्रेशन या इसको प्रूव कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर एनी क्लोज सरफेस ही करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, आपको जो मेथड सही लगता है आप उससे भी सीख लीजिए, वैसे हम तो कहेंगे दोनों सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। हाँ तो बच्चों हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए बच्चों गॉस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, और आपको पता है फ्लक्स को हम लोग E.dA भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस थ्योरम का। हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, और हम शो करेंगे कि फाइनेट की वैल्यू Q/ε0 है, जहां पर Q क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस। अब देखिए बच्चों इसके लिए हम करते क्या हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा सरफेस है, मैंने क्या बताया अभी, मैं आपको स्फेरिकल सरफेस का भी प्रूफ बता दूंगा, बट आपको यह भी प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों है क्या कि मान लेते हैं कि एक ये सरफेस है और इसके अंदर कोई भी चार्ज ये +Q रखा हुआ है, ठीक है। अब इस +Q चार्ज की वजह से हमको यहाँ पे नेट फ्लक्स पता करना है, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो और नेट फ्लक्स को कितना प्रूव करना है, Q/ε0। तो भाई जब नेट फ्लक्स निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे
ये एक स्मॉल सा सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, वेरी स्मॉल। अच्छा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा जरा सोचिए। तो किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड 3D डायग्राम में। तो यहां का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो तो बच्चों इस साइड जाएगा, डीए हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो होगी प्लस चार्ज की वजह से वो कैसे होगी देखिए, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस साइड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर आप बात करें इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस छोटे से सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए। ठीक है, इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ये फ्लक्स होगा बच्चों डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। यानी कि अगर इस फ्लक्स की मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ऐसा करते हैं, ई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो यही डी फाई हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, तो डी फाई को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इनटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर कोई एरिया वेक्टर r से थीटा एंगल पर होता है, ठीक है, तो वहां पे सॉलिड एंगल क्या होता था, ये सॉलिड एंगल। अरे अब आपको लग रहा है यार ये सॉलिड एंगल नई चीज आ गई, अरे कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं मालूम है तो आप टाइप कीजिए YouTube पे सॉलिड एंगल बाय गौरव मिश्रा, आपको वहां पे मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने सॉलिड एंगल के बारे में बहुत ढेर सारी बातें की, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डी ओमेगा हो गया। तो इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचिए, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है डी ए कॉस थीटा/r²। कब, जब कोई एरिया किसी r से थीटा एंगल पर, उस समय यह फार्मूला होता है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा/r²। तो यहां पे बच्चों डी ए कॉस थीटा/r², ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉलिड एंगल। यानी कि डी फाई इक्वल टू आ गया 1/4πε0 डी ओमेगा इंटू क्यू। ठीक है, मीन्स Q/4πε0 और डी ए कॉस थीटा/r² की जगह क्या बन गया, डी ओमेगा बन गया, सॉलिड एंगल बन गया। अब हमको तो चाहिए था भाई टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स लिखेंगे, सो टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, ठीक है, फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास फाई नेट इज इक्वल, तो फाई नेट क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए ये बन चुका है, यानी कि आ जाएगा Q/4πε0 डी ओमेगा। सोचिए, हमने आपको समझा रखा है कि जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, पूरा इंटीग्रेशन, कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई होती है।
इसकी भी प्रूविंग वहीं आपको मिल जाएगी, सॉलिड एंगल बाय गौरव मिश्रा टाइप कीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया डी ओमेगा। तो फाई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी यहां पे, तो सोचिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई देखिए 4 पाई, ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए तो फाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई Q अपान एप्सिलॉन 0, यही तो Q था इसके अंदर, Q इनसाइड। तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपान एप्सिलॉन 0 होती है। तो बच्चों ये जनरल प्रूफ है जो बुक्स में दिया है और यही हमको सीखना चाहिए। ठीक है, एक अल्टरनेट मेथड भी होता है कि अगर सरफेस स्फेरिकल हो तो नेट फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन 0 आता है। तो चलिए अब इसके बाद हम वो प्रूफ भी सीख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे आपको एक्यूरेट प्रूविंग यही रहेगी, नोट कर लीजिए। ये कब करेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अगर ये दिया हो क्वेश्चन में कि आप स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस से इसकी प्रूविंग कीजिए तो आप इसका प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चों मान लेते हैं कि कोई एक प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और ये किसी स्फेयर के सेंटर पर मौजूद है। अब यहां पे देखिए कंडीशन है कि ये स्फेयर के सेंटर पर ही होना चाहिए, इस स्फेयर की जो रेडियस है वो स्मॉल r। अब बच्चों हमको इस स्फेयर से पास होने वाला नेट फ्लक्स निकालना है और ये शो करना है कि वहां गॉस थ्योरम यूजफुल है, मतलब नेट फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों हमको पता है कि जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा E डॉट डी। ठीक है, अब है क्या कि अगर यहां पे आप डी एरिया का लेंगे तो देखिए डी एरिया तो इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगी। क्यों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। कहीं भी आप ले लेंगे तो हर जगह वही बात बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या बनेंगे, सेम डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जीरो एंगल पर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, जीरो है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमको नेट फ्लक्स निकालना है, फाई नेट हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E, ठीक है, और DA cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है, 0 डिग्री पे है, इसलिए cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम क्यों है, क्योंकि स्फीयर के सेंटर पे जब चार्ज है तो हर जगह डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या निकलेगी, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। तो यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जरा सोचिए, तो फाई नेट हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई, इनटू DA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। अब देखिए Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचिए। तो ये फार्मूला तुमको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये DA तो छोटा सा एरिया था, इंटीग्रेट कर दिया, पूरा एरिया लेना है हमको। अब कंप्लीट एरिया इसका कितना होता है, तो कंप्लीट एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा फाई नेट इज इक्वल टू E मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर इंटू DA का इंटीग्रेशन यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमको फाई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो फाई नेट हमारे पास बचा है Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है,
ये आ गया फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों ये गॉस थ्योरम की दूसरी प्रूविंग हो गई, ठीक है, दूसरे मेथड से इसकी प्रूविंग कर दी गई है। बट हम फिर भी कहेंगे अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप हमारी पहले वाली प्रूविंग वो ही तैयार करें, वो यूट्यूब पे थोड़ा कम लोगों ने करवाई है, बट आपको वही तैयार करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में वो गिवन है, ठीक है। और हर सरफेस के लिए वो एप्लीकेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये तो सिमेट्रिकली स्फेरिकल है, अभी मतलब दे दिया जाए किसी भी मतलब इरेगुलर शेप के लिए गॉस थ्योरम प्रूव कीजिए तो आप फिर कर ही नहीं पाएंगे अगर यही मेथड केवल सीखेंगे, इसलिए आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अब बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।